हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज वेक्टर स्पेस का हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 6.1 है मैथमेटिकल मेथड की, हमने उसके पहले 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 इसका डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है आपके पास, जैसे अब आप लोग 6 भी किया है, आपने 5 भी किया है। इसमें भी ना हमने सब स्पेस प्रूव करना है। और सब स्पेस का मैं आपको काफ़ी दफ़ा ये क्राइटेरिया बता चुकी हूँ कि किसी भी आपने वेक्टर स्पेस को, ये दोबारा मैं दिखा देती हूँ कि किसी भी वेक्टर स्पेस को अगर आपने सब स्पेस प्रूव करना होता है तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि जिसको प्रूव करना होता है उसमें से दो आपने वेक्टर्स ले लेने, दो आपने फील्ड के मेंबर ले लेने, ये कम्बिनेशन बनाना है। ये अगर दोबारा से डब्ल्यू में चला जाता है या उसी सेट में चला जाता है तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। ये हमने काफ़ी दफ़ा पे इसके काफ़ी रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिए। यहाँ भी ये भी वही क्वेश्चन है। Let V be the vector space of all real valued function defined on R, state which of the following are subspace of V। हमने यही बताना है कि कौन से सबस्पेस है। इसका जो पहला पार्ट है ना वो ये है कि द सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन, कि एक ऐसा सेट है जिसमें सारे इवन फंक्शंस हैं। तो हम ना ऐसा कर लेते हैं, V तो हमने वैसे डिफाइन कर लिया कि हमारी वेक्टर स्पेस सारी रियल वैल्यूड फंक्शन की है, वो हमने डिफाइन कर लिया। अब जिसको प्रूव करना W, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वो तमाम इवन फंक्शन का सेट है। और W में आपने सारे क्या ले लिए, इवन फंक्शन ले लिए। अब देखें, हमने वही सब स्पेस प्रूव करना है। इस सेट को सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमने दो इसमें से फंक्शन ले लिए, एक f ले लिया, एक g ले लिया। अब फिर f और g भी तो इवन ही होंगे क्योंकि वो W में से लिए गए और W में सारे इवन फंक्शन है, तो जो भी चीज W से ली जाएगी ना वो क्या होगी, इवन होगी। तो हमने f और g क्या लिखा, हमने कह दिया कि वो भी इवन होंगे। अब आप लोगों ने ना ये फर्स्ट ईयर में भी, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर नहीं, आई थिंक सो सेकेंड ईयर में भी आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन इवन जो होता है ना, बल्कि सेकेंड ईयर में ये 1.3 आई थिंक समथिंग में ये एक्सरसाइज में है, वहाँ आपने ना इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि फंक्शन कब इवन होता है और कब ऑड होता है। तो यहाँ आपके पास ये है कि अगर फंक्शन इवन होता है ना तो उसकी ये कंडीशन होती है कि उस फंक्शन में आप माइनस रख के देखें, लेकिन वो आंसर दोबारा से एफ ऑफ एक्स ही दे देता है। क्योंकि अब हमने कहा है कि एफ और जी इवन है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स भी एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। इस तरह जी ऑफ माइनस एक्स भी किसके बराबर होगा, जी ऑफ एक्स। यानी ये कोई भी फंक्शन अगर इवन होना हो तो उसकी यही पहचान होती है कि हम उसमें माइनस पुट करके देखें भी तो लेकिन वो आंसर दोबारा से वही वाला फंक्शन दे दे। अब हमने तो प्रूव, हमने ये कम्बिनेशन बनाना था ए एफ प्लस बी जी, और ये चेक करना था कि ये कम्बिनेशन दोबारा से इसी सेट में जा रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये जो है ना ये सेट भी क्या हो गया, सब स्पेस बन गया। अब देखें ना, हम इस कम्बिनेशन को इस सेट में भेजना चाह रहे हैं और हमें पता है कि इस सेट में ये कब जाएगा, जब ये वाला कम्बिनेशन इवन होगा। यही होगा ना कि इवन हो गया तो समझो इस सेट में चला गया, इस सेट से बिलोंग कर गया। अब ये इवन कब होगा, इवन को चेक करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि किसी भी आपने फंक्शन को इवन चेक करना होता है ना तो उसमें ना माइनस रख के देखें, यानी एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखें। अगर वो दोबारा से एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसका मतलब है वो इवन है। तो तभी हम ऐसा करते हैं, इस कम्बिनेशन के साथ ना मतलब हम माइनस एक्स रख के देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दोबारा से आंसर वही आता है। हमने इस तरह किया, माइनस एक्स को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कराया, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करवाया। अब स्केलर के साथ तो मल्टीप्लाई होना नहीं है, एफ ऑफ माइनस एक्स, इसी तरह बी के साथ नहीं होना, जी ऑफ माइनस एक्स। अब ऊपर तो हम पढ़ के आए हैं एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, जी ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर है। अब आप ऐसा करें, एक्स को ना बाहर निकाल लें, एक्स एक्स और ये बाहर आपने कॉमन ले लिया, तो देखें हमने ना माइनस एक्स रख के देखा था फंक्शन के अंदर और दोबारा से सिंपल वही दोबारा आ गया, यानी माइनस खत्म हो गया और सिंपल वही फंक्शन आ गया। इसका मतलब है कि ए एफ प्लस बी जी कौन सा फंक्शन बन गया, इवन। बार बार बता रही हूँ कि इवन फंक्शन चेक करने का क्या है कि आप उस फंक्शन में माइनस रख के देखें लेकिन आंसर दोबारा वैसे ही आ जाए। तो यहाँ भी यही हुआ कि हमने माइनस रख के देखे लेकिन आंसर वैसा दोबारा अगेन वही फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन इवन हो गया, और इवन फंक्शन तो डब्ल्यू से बिलोंग करता है, इसका मतलब है ये डब्ल्यू से बिलोंग कर गया। और अगर ये कम्बिनेशन डब्ल्यू से बिलोंग कर गया है तो डब्ल्यू क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन, कि अब आपने उस सेट को प्रूव करना है सब स्पेस जिसमें सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमने W ऐसा रख दिया जिसमें तमाम डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ जो भी फंक्शन होंगे उसका एफ डैश क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हमने वही सब स्पेस प्रूव करना है, तो सब स्पेस के लिए हमने दो फंक्शन ले लेते हैं, एक एफ ले लिए, एक जी ले लिया। क्योंकि अगर ये W से लिए हैं तो ये दोनों डिफरेंशिएबल होंगे, यानी इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा, तो एफ डैश भी एग्जिस्ट करेगा, जी डैश भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम बनाएंगे वही कॉम्बिनेशन ये वाला और देखेंगे कि क्या ये भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अब अगेन वही बात,
इस सेट में सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल मतलब है कि उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव लेके देखेंगे क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ हमने इस तरह किया कि ए एफ वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो बनाया और उसका डेरिवेटिव लिया। अब हम ना उसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्केलर का तो डेरिवेटिव आपको पता है जब कांस्टेंट होता है वो वैसे ही आ जाता है, और डेरिवेटिव से किसका आता है, फंक्शन का आता है। तो ए को कुछ नहीं कहेंगे एफ डैश, प्लस बी को कुछ नहीं कहेंगे और जी डैश। अब यहाँ एफ डैश भी आपके पास डिफरेंशिएबल है, जी डैश भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है कि ये फिर पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये ए एफ प्लस बी जी ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ये W से बिलोंग कर जाएगा। तो इसका ये है कि W फिर आपके पास जो W है वो आपके पास क्या हो गई है, सब स्पेस हो गई है V की। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि W एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी फंक्शन जो है ना वो बराबर होगा k f ऑफ माइनस एक्स के, यानी अगर f ऑफ x है तो वो किसके बराबर होगा, k f ऑफ माइनस एक्स। k यहाँ कोई भी r से और फिक्स है। हम वही काम करना है, दो फंक्शन ले लेते हैं W से। अब क्योंकि W से लिए हैं तो ये दोनों F भी W वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और G भी W वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने वो कॉम्बिनेशन बनाया। अब उस कॉम्बिनेशन को अगर इस सेट में लेके जाना है तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन भी इस सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और इस सेट की देखें कि अगर f ऑफ x है तो वो होता है k f ऑफ माइनस एक्स। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को लेके जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है ए एफ प्लस बी जी एक्स बराबर आना चाहिए के इंटू ये और माइनस एक्स। तो हम इसको बार सॉल्व करके देखते हैं। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाया एफ के साथ अलग, जी के साथ अलग। अब हम इसमें एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, के एफ ऑफ माइनस एक्स, ये पुट किया। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, के इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, ये पुट किया। अब आप ऐसा करें माइनस एक्स को बाहर कॉमन ले लें और के को भी, यानी के को भी बाहर निकालिए, दोनों में से के भी और माइनस एक्स भी बाहर ले ली। अब जरा गौर करें ना तो ये दोबारा ये बन गया। देखिए ये आप एक फंक्शन समझें सारा, एक्स और बराबर है के और वही फंक्शन और माइनस एक्स, तो ये इसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर गौर करें वही है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये वाला कॉम्बिनेशन इसी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन W में जा रहा है। तो W क्या प्रूफ हो गया, सब स्पेस प्रूफ हो गया। फोर्थ और इसका लास्ट पार्ट कि जो W है ना वो एक ऐसा सेट है जिसमें 0 से 1 इंटेग्रल है, और उस फंक्शन का इंटेग्रल लेते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। हम ऐसा करते हैं कि f और g हमने W में से लिया। अगर हमने f और g W में से लिया तो वो W की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है 0 से 1 f ऑफ x dx भी 0 होगा, 0 से 1 g ऑफ x d ऑफ x भी 0 होगा। अब हम वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे a f प्लस बी जी। अगर इसको चेक करना है कि ये भी इस सेट में जाए ना तो आप इस सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं, मतलब कि इसका इंटेग्रल लें 0 से 1 और उसका आंसर 0 आना चाहिए। हमने इंटेग्रल लिया 0 से 1 और इसको अब सॉल्व करते हैं कि आंसर 0 आता है। अब इंटेग्रल में से भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ फंक्शन का इंटेग्रल होता है। इस तरह b बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन का इंटेग्रल होगा। f ऑफ x भी आप लेके चलें कि f ऑफ x का इंटेग्रल 0 के बराबर है, ये इंटेग्रल भी 0 के बराबर है। तो a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, b जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। इसका मतलब है इस पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर भी क्या आ गया, इंटेग्रल लेने से 0 आ गया। तो हमारे इस सेट की इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। इसका मतलब है a f प्लस बी जी, यानी ये कॉम्बिनेशन भी किस में जा रहा है, W में। और ये शो करता है कि W आपका क्या है, सब स्पेस है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एंड हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि ये भी हमारे पास तकरीबन सिमिलर ही है। इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आप सब स्पेस प्रूफ करें। हम ऐसा करते हैं, लेट V be the vector space of all real polynomial of degree less than equal to n together with the zero polynomial। उन्होंने ये कहा है कि इस ना जो वेक्टर स्पेस है ना उसमें सारी पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल ये नीचे बनाई हुई भी हैं कि पोलिनोमियल क्या होती है, जिनकी डिग्री n या n से छोटी है। डिटर और विद जीरो पोलिनोमियल, यानी वो स्टार्ट a नॉट x 0 से होनी चाहिए। डिटरमाइन वेदर और नॉट W इज अ सबस्पेस ऑफ V। हमने ये बताना है कि W सबस्पेस बनती है V की कि नहीं। अब W है क्या, W भी एक पोलिनोमियल ही है, लेकिन वो कैसी पोलिनोमियल है, विद इंटेग्रल कोफिशिएंट। अब ये आपको ऐसे शायद समझना है, मैं आपको यहाँ सेट बना के दिखा देती हूँ। V में तो उन्होंने कहा है कि आपने सारी पोलिनोमियल लेनी है, लेकिन वो रियल पोलिनोमियल लेनी है। इसका मतलब है कि उसके जो कोफिशिएंट्स है ना, ये कांस्टेंट है, वो R से बिलोंग करते हैं। ये पोलिनोमियल होती है आपके पास, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। और W हमने कौन सी पोलिनोमियल लेनी है, जिसके कोफिशिएंट इंटेग्रल है, यानी इंटीजर है। तो यहाँ देखें पोलिनोमियल वही है, लेकिन बस इसके AI जो है वो Z से बिलोंग करते हैं। हमने प्रूव करना है कि ये सब स्पेस है।
सब स्पेस का वही क्राइटेरिया, एक W1 लिया एक W2 लिया, क्योंकि अगर ये W से लिए तो ये भी एक पोलिनोमियल ही होगी। एक हम n तक ले गए, एक m तक ले गए, ये दोनों m और m जो है वो n से क्या छोटा, क्योंकि आखिर इनमें से कोई पावर किसी एक से तो छोटी होगी ना, तो हमने m को n से छोटा ले गए, क्योंकि n से ज्यादा बड़ी तो हमारे पास पोलिनोमियल है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब हमने a भी रियल से लिया, कॉम्बिनेशन बनाया, W1 की वैल्यू पुट की, W2 की वैल्यू पुट की, a को अंदर मल्टीप्लाई कराया, b को अंदर मल्टीप्लाई कराया। अब आपने इस तरह करना है कि a कांस्टेंट अकेले अलहदा कर लेने हैं, x वाली टर्म्स को अलग कर लेना है, x स्केयर वालियों को अलग कर लेना है, अप टू सो ऑन xm वाली xn वाली, यानी हमने ना सारी x की जो पावर्स वाली टर्म्स है उनको अलग अलग कर लेना है। जैसे कि a नॉट प्लस b नॉट, ये अकेले कांस्टेंट थे, इनको अलग कर दिया, ये भी x वाली है ये भी x वाली है, इसको अलग कर लिया। अब इससे ये हो रहा है कि देखिए ये ना एक पोलिनोमियल बन रही है, बन ये एक पोलिनोमियल ही रही है। ये एक अकेला कोफिशिएंट, यहाँ देखे ना a नॉट अकेला कोफिशिएंट था, ये भी तो एक सारा कोफिशिएंट है, फिर x ये, फिर x स्केयर अप टू सोन, बन ये पोलिनोमियल ही रही है। लेकिन अगर तो इस पोलिनोमियल ने इस सेट में दोबारा वापस जाना था तो इसके कोफिशिएंट को क्या होना जरूरी था, इंटीजर होना जरूरी था। लेकिन क्या ये इंटीजर है, ये जो कोफिशिएंट है, अब आप नहीं है, ये कैसे नहीं है, इसमें ये जो a और b है ना, ये तो आपने रियल से लिए हुए, फील्ड के मेंबर हैं, यानी कि रियल से लिए हुए, और ये जो a नॉट b नॉट ये वाले सारे हैं ना, ये आपके इंटीजर से हैं। ठीक है, a नॉट b नॉट तो चले इंटीजर से हैं आपके, लेकिन ये जो a और b है ये आपने कहाँ से लिए हुए, r से लिए हुए। अब देखिए ना, रियल नंबर का मतलब है कि उसमें सब है, इंटीजर भी, नेचुरल भी, रेशनल भी, इरेशनल भी। तो अगर मैं कोई रियल नंबर ऐसा ले लूँ 1/2, तो 1/2 को जब मैं बेशक इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी भी आंसर, तो वो तो डिवाइड की फॉर्म, मतलब इंटीजर तो नहीं आएगा ना आपके पास। अगर मैं किसी पॉइंट वाले नंबर को बेशक इंटीजर वाले नंबर से ये मल्टीप्लाई करवा भी दूं, तो आंसर क्या दोबारा से इंटीजर आएगा। मतलब अगर मैं 8 पॉइंट समथिंग को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ किसी इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जो कि पॉइंट में नहीं होते। तो अगर मैं किसी पॉइंट वाले नंबर को बेशक इंटीजर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो क्या दोबारा आंसर इंटीजर तो नहीं आएगा ना, वो भी पॉइंट वाला नंबर आएगा। इसका मतलब है कि जो ये वाले आपके पास कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, इसमें रियल और इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो मल्टीप्लाई होकर दोबारा से इंटीजर नहीं देंगे। तो वो वही रीजन बता रहे हैं कि ए भी तो आपने आर से लिया, और बेशक ये जो, हाँ ए नॉट बी नॉट, ये क्योंकि आपने W1 W2 सेट ही आपने यहाँ से लिया W में से, और उसके जो ए नॉट, ये A1 A2 ये सारे जी से हैं, तो ठीक है वो तो आपने ले ली। लेकिन जो स्केलर है ना ए और बी, वो तो आपने आर से लिए, और अगर वो किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब है वो इसको इंटीजर नहीं रखेंगे। तो ये वाला जो नंबर है ना पूरा, जो मल्टीप्लाई हो के रियल और इंटीजर, वो जरूरी नहीं है कि वो हर दफा इंटीजर हो। तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन W में नहीं जा रहा, क्योंकि इस सेट में जाने के लिए इसके सारे कोफिशिएंट को क्या होना जरूरी था, इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, जो एग्जैक्ट 1 2 3 एग्जैक्ट फॉर्म में होते हैं, पॉइंट फॉर्म में नहीं होते। तो W सब स्पेस नहीं है। अब इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने लेना है ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, कि ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है। हम ऐसा करते हैं कि एक हमने सेट बना लिया कि ऐसा है जिसकी पोलिनोमियल की डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है। अब हमने इसमें से दो पोलिनोमियल ले ली W में से, दोनों की डिग्री लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 3, P1 की भी और P2 की भी। हमने वो कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखें ना, ये आपके पास ना P1 की भी डिग्री 3 है, P2 की भी डिग्री 3 है। स्केलर के मल्टीप्लाई होने से डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री तो आपकी इनसे पता चलती है ना, एक्स स्केयर एक्स स्केयर, जैसे अब इसकी डिग्री n है, ये ए कोफिशिएंट से कोई नहीं डिग्री का पता लगता। तो इसका मतलब है स्केलर से मल्टीप्लाई करवा भी देना तो इसकी डिग्री चेंज नहीं होगी, इसकी भी 3 रहेगी, इसकी भी 3 रहेगी। अब आप अगर पोलिनोमियल को आपस में ऐड करते हैं, और 3 और 3 वाली को ऐड करें ना, तो 6 नहीं बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डिग्री है वो भी 3 तक जा रही है, दूसरी भी 3, तो जब उसकी टोटल भी काउंट होगी तो 3 ही होगी। क्योंकि 3 से बड़ा 4 वाला तो आपको x की पावर 4 तो आपको नजर नहीं आ रहा ना। मतलब मैं आपको ये इस तरह भी बता देती हूँ कि अब अगर ये मैं आपसे कहूँ ना, A0 A1 x A2 x2 अब A3 x3, हाँ जी, अब आप कहें तो इसकी डिग्री आप कहेंगे 3 है। लेकिन अगर मैं A4 x4 लूँ तो आप कहेंगे कि इसकी डिग्री यहाँ 4 तक जा रही है आपके पास। ठीक है, अब इसमें ये है कि जब आप 3 और 3 वाली डिग्री को आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, सिर्फ उसकी टर्म्स ही आपस में ऐड होंगी ना, A1 x A2 x स्क्वायर।
ठीक है, A3 X3, फिर A1, फिर इसी तरह की कोई B0 और B1 X1, B2 X2, B3 X3, मतलब ये 3 वाली सिर्फ आपस में ऐड हो रही है, लेकिन रहेगी तो पावर 3 ही ना, वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो कहीं 4 या 5 या 6 नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है कि 3 और 3 को ऐड करेंगे तो वो दोबारा भी कोई 3 ही बनेगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें ऐड कोई पावर्स ऐड नहीं हो रही हैं, इसमें जस्ट आपके पास टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी लेस देन इक्वल टू 3 ही रहेगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन लेस देन इक्वल टू 3 रहा है, इसका मतलब है ये उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हमने कह दिया कि W से बिलोंग कर रहा है, और W क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। इसका भी लास्ट पार्ट, अब हमने ऐसी कोई पोलिनोमियल लेनी है जिसमें सारी इवन पावर्स होंगी एक्स की। यानी पहले तो आपने सिंपल लिया ना, x1 x2 x की पावर 3 x की पावर 4, लेकिन अब हमने सारी इवन पावर लेनी है जिनकी डिग्री n और n से छोटी है। देखें, अब यहाँ मैंने ऐसा सेट लेट किया जिसमें B0 B1 x स्केयर इवन पावर, फिर B2 x4, क्योंकि 3 नहीं लेंगे, 3 इवन नहीं है, अप टू सोन B2 के, आपको पता है इवन की रिप्रेजेंटेशन 2 के होती है, और यहाँ 2 के n से छोटा है, क्योंकि उन्होंने कहा डिग्री n से छोटी है, बराबर लेनी है। अब हम इसमें से एक u ले लेते हैं, एक w ले लेते हैं। हमने एक u लिया, एक w लिया, तो वो भी इसी किस्म का होगा। देखें, एक c के साथ कोफिशिएंट जस्ट चेंज कर लें, एक d के साथ है उसी शक्ल का, हमने वो कॉम्बिनेशन बनाया। अब इस कॉम्बिनेशन को अगर चेक करना है कि इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब है इस कॉम्बिनेशन की भी इवन पावर होनी चाहिए। हम इस तरह करते हैं, u की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू पुट करते हैं, a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, b को अंदर मल्टीप्लाई कराया। अब वही काम, कोफिशिएंट्स को अलग किया, एक्स स्केयर वाली पावर्स को अलग किया, x4 वाली पावर को अलग किया, अप टू सोन x2 के पावर अलग की। अब आप गौर करें तो देखें ये ऐसी पोलिनोमियल बन रही है जिसमें इवन ही है। और हाँ, इसमें हमने ये चेक नहीं करना कि ये इंटीजर है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है। अगर पिछले क्वेश्चन में उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि जी उस सेट का जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर होने चाहिए, लेकिन इस पार्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। इसका मतलब है इसमें फ्री छोड़ा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये सब स्पेस हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही चेक करना था कि वो इवन पावर्स की पोलिनोमियल होनी चाहिए, तो वो इवन पावर की पोलिनोमियल ही आ रही है। तो ये सेट जो है ये दोबारा से W में चला गया, और W क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से अगर किसी को कोई मसला हो तो मेरे से पूछ सकता है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर अपना 9 और आगे जो हो सका वो देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।